नमस्कार, मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। नारी शक्ति, जिसको हम मातृशक्ति भी मानते हैं, और एम्पावरमेंट की बात करें तो आज वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। सो उसी के लिहाज से आज विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया। सर भी ऑलरेडी वहीं पे गए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा हमें टाइम भी लग गया। अभी जस्ट फंक्शन अटेंड करके ही आ रहे हैं। आज का जो अ, हमारी वार्तालाप रहेगी तरनजीत सिंह टोनी जी के साथ, जो कि एक जाना माना चेहरा है, फॉर्मर डीडीसी एंड सीनियर कांग्रेस लीडर। बात जो डिटेल में करेंगे वो हम करेंगे कि डीडीसी कार्यकाल जो अभी 24 फरवरी 2026 में ख़त्म हुआ, 25 फरवरी 2021 में ये कार्यकाल शुरू होता है। वो पूरे 5 साल अपनी टर्म पूरी करने के बाद ख़त्म होता है। अब आगे प्रश्न ये है कि आगे क्या, क्योंकि बात की जाए इसके इलेक्शंस की तो उसकी भी राह देखी जा रही है। तो उसी मुद्दे पे, और ये जो पूरे 5 साल टर्म रही है उसमें क्या कामकाज हुआ, वेदर जो डीडीसी जैसे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया और ये चला है, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है क्या, उसका कुछ फ्रूटफुल आउटकम आया है, वो कोई भी डीडीसीज हो सबकी बात करेंगे। बट आज जैसे टोनी जी के साथ बैठे हैं तो अब हम इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके रिलेटेड ही एक ओवरऑल व्यू लेंगे इनसे कि 5 साल जो डीडीसीज के रहे वो क्या रहे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल एंड शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। आपका टाइम मॉर्निंग से काफ़ी व्यस्त चल रहा था। जी। शुक्रिया आपका। और आपने बात शुरू की विमेंस डे से, जी तो आज 8 मार्च है, राइट सर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। राइट इसको सर। एम्पावरमेंट के नाम से भी जानते हैं। जी और आज की जो सत्ता है, जी मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जी आज उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क आया है। आज के दिन आज ही खबर आ रही है कि बाबा राम रहीम जो रेपिस्ट था जी और मर्डर केसेस में कन्विक्ट हुआ था, और बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया था, लोगों को जुडिशरी पे दोबारा एतमाद आया था, यकीन आने लगा था। जी आज उसको बरी कर दिया गया है सारी उससे, जी एकदम कोई वो नहीं है, ठड़क करके फैसला आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े दिन पहले हमने सेंगर का ये सुना, जी और कितना चार्ज पूरे दुनिया भर में हुआ। यहाँ पे भी मैं अब सुन रहा हूँ, सवेर से फेसबुक भरी पड़ी है जी कि ये कौन सा वुमेन्स डे आया जिसके ऊपर बाबा राम रहीम जैसे रेपिस्ट को, जिन्होंने कत्ल किए बच्चियों के और ना जाने कितनी ही लड़कियों के रेप किए, जी और प्रूव किया कोर्ट के अंदर। और आज उसको बीजेपी सत्ता ने जो है थ्रू एक जो चैनल रखा है जुडिशरी के माध्यम से, जो स्पाइनलेस जुडिशरी हो चुकी है, जिनको कोई शर्म तक नहीं रही, जो सेंगर जैसे उनको जमानत देते हैं, जिन्होंने जिन्होंने उन्नाव की बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसी स्पाइनलेस जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी मौकरी का दिन है। और इन्होंने जो इनकी कथनी करनी थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, आज उनका वो सामने आ गया। 500 550 साल पहले गुरु नानक जी ने कहा था, जी गुरु नानक देव जी जो जी हमारे पहले गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के, सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, कि उसको बुरा कैसे कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त बड़े दोहे बनाए गए थे कि औरत को पांव की जूती समझा गया, बड़े और चीजों से उसको घटिया लफ्जों के साथ नवाजा गया। उस तरह मैं समझता हूं कि बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी की लेकिन सर जी, बातें की। ये और जैसे लेकिन आपने जो बात की, ये आप जो फैसला ये जुडिशरी की तरफ से आया। कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी है, जैसे कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है हमारा। ओके। क्या समझते हो, ये इंसाफ है? उस बेटियों को से पूछो जिनका रेप हुआ, उनके घरों में पूछो जाके, सेंगर को जमानत देने वाले जज कौन थे, कौन वो लोग थे, कौन सी वो स्पाइनलेस जुडिशरी थी? मुझे लगता है ये मजाक है लोगों का। जंगल राज पैदा हो जाएगा, लोग खुद मारना शुरू करेंगे लोगों को। अगर मेरी बहन के साथ कोई रेप करे और उसको यूं अदालत छोड़ दे तो क्या करेंगे लोग? लोग बोलेंगे ये अदालतें नहीं इंसाफ देंगी, लेकिन हम खुद करेंगे। तभी तो लोगों का अब लोगों का विश्वास नहीं रहा। जो पहले लोग कहते थे कोई गल नहीं बच्चे, तुझे कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, बोलते थे कि नहीं? राइट। आज कोई नहीं बोलता। उनको पता कोर्ट में जाके, कोर्ट इंसाफ इतना महंगा हो चुका है, वकील को किराए में करना आज मुश्किल है गरीब के लिए। तो मैं समझ रहा हूं कि इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जब गुरु नानक जी ने कहा कि जो राजे को जन्म देती है उसको बुरा कैसे कह सकते हो, फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको कौर के नाम से, लड़की के नाम के साथ, अगर हमें सिंह का नाम से नवाजा तो लड़की को उन्होंने रखा कौर। कौर मीन्स प्रिंसेस।
तो ये सारी चीजें हमारे धर्म की शिक्षा क्या है और हम कर क्या रहे हैं? मतलब आपके तो कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब है, कोई किसी की टोटली सुनता ही नहीं है, जैसे टोटली आपने बात की बिल्कुल कोई कुछ नहीं। भी कर सकता है। मैं समझता हूं, देखो, जब सेंगर को वो सुप्रीम कोर्ट में जब इनको लगा कि हमारी किरकिरी होने लगी है, तो एक बैकडोर चैनल से उसको स्टे करवाया। आपने बल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, मर्डर करने वाले थे, वो उनको, उन लोगों को तुमने आपने सजा माफ करके छोड़ के तो उनको आपने वो दिया, केस विड्रॉ कर लिया, और कई जगहों में, और उसके उनको हार पहनाई जेल के बाद। क्या दर्शाता है ये? मतलब आपके कहने तो का मैं मतलब समझता हूं कि जुडिशरी ये थ्रू जो चैनल चीजें, से चल रही है, जुडिशरी थ्रू एक चैनलाइज तरीके से चल रही है, नहीं वो नहीं, अपनी सत्ता ऑपरेट नहीं कर रही सत्ता है। के अधीन चल रही है। जी मुझे, हमें आज हिंदुस्तान की जुडिशरी पे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जैसे सरकारों से विश्वास उठ गया। मैं समझता हूं, आप जम्मू में देखो, जी ओपन ब्रॉड डे लाइट में मर्डर केस होता है। जम्मू के अंदर लैंड ग्रैबर्स मर्डर केस करते हैं, उसका अवतार सिंह मर्डर केस ग्रेटर क्लास का बड़ा चर्चित वो था। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो थे, अभी थोड़ी देर पहले जम्मू के इलेक्शन कमिश्नर थे संजीव वर्मा, उसका ससुर जो है था, उसके खिलाफ 164 के बयान है, उसके बावजूद जज ने छोड़ दिया उसको। क्यों छोड़ा? पावर की वजह से। बस क्योंकि उसका जवाई राजा जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें कही गई। और जब उसके बाप ने एहतजाज किया तो वो ट्रांसफर करके दूसरी तरफ गया। वो कोई जज थे जिन्होंने उसको जमानत दे दी। गोला शाह जो नॉन लैंड ग्रैबर है, किसी को बोलो गोला शाह, सारे बोलेंगे लैंड ग्रैबर। उसके बेटे को कैसे छोड़ा? 164 के बयानों के बावजूद छोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज की जो सत्ता है, जो इनके साथ चला जाए, वो रेपिस्ट हो, डाकू हो, उसने घोटाला किया हो, अजीत पवार के नाम पे पता नहीं कितने हजारों करोड़ का वो था, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, कितना था घोटाला। लेकिन जब उसके वो बीजेपी में चले गए, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर सवेरे 5:30 बजे जाके क्लीन चिट दे दी। व्हाइट वॉश हो गया वो सब व्हाइट वॉश। तो इसलिए आज इनके पास एक वो है, लेकिन अति का अंत होता है जी। और आपने बात चली, हम कहीं और से चले थे, कहीं और चले गए। अब थोड़ा सा उछाल आ गया, थोड़ा हम नहीं, हम समझ सकते, आप अपनी बात बेबाकी नहीं, से रखते हैं, आप हर और मुद्दे को नहीं, लेके दूसरा बात ये आराम थी से कि आपने अपनी बात करते हैं। शुरू की जी वुमेन्स डे पे, तो आज मैं अभी उतर रहा था तो पढ़ रहा था कि वो राम रहीम को छोड़ गया, तो दिल को लगा कि उन बच्चियों का के साथ कौन इंसाफ करेगा। लेकिन उन जजों की, उन जज जिन्होंने छोड़ा है, मैं तो कहता हूँ रब्बा उनकी बेटियों के साथ वही हो जो राम रहीम ने किसी और की बेटी के साथ किया। उनको दर्द पता हो इंसाफ कैसे होता है, फिर छोड़े उन रेपिस्ट को। सेंगर ने जैसे जिस बेटी का रेप किया, उसकी मां को, उसकी मौसी को, उसकी वकील को एक्सीडेंट में मरवा दिया, दुनिया जानती है। फिर वो 6 महीने वो भी लड़की हॉस्पिटल में रही, फिर आगे उसने दोबारा जंग लड़ी, उसके बाद छोड़ा जा रहा है। तो मैं ब्रिजभूषण का केस ले लो, सामने सामने हुआ। मैं समझता हूं कि आप आज की सत्ता जो है, इससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन अलबत्ता हमने अपना डीडीसी का कार्यकाल बहुत जबरदस्त तरीके से गुजारा है 5 साल। हाँ, जो पावर हमको मिलनी चाहिए थी, वो ब्यूरोक्रेट्स ने पावर हमको नहीं दी, क्योंकि वो शुरू से ही हमारी एक टगवार शुरू हो गई। हमने बोला कि आप पूरे हिंदुस्तान की जब बात करते हो कि थर्ड टायर होना चाहिए, तो थर्ड टायर के हिसाब से पावर भी दो जो बाकी हिंदुस्तान में देखी। लेकिन उस वक्त गवर्नरी राज था, तो किसी ने हमको पावर वो दी नहीं। तो हम अब ये दरख्वास्त करेंगे उमर अब्दुल्ला सरकार से कि अगर 3 टायर सिस्टम चलाना ही है, तो पूरी पावर जो है वो डीडीसी को ट्रांसफर की जाए। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है एम्पावर नहीं किया गया, पूरा एम्पावर नहीं किया गया जितना हम तवक्को करते थे, जैसी बाकी हिंदुस्तान में है जी। ये सिर्फ एक मतलब सरपंच को एक कहे लाउड करके एक रोल दे दिया गया, आप ऐसा कह सकते हैं इसको? नहीं, सरपंच है, सरपंच के नीचे पंच है, पंच के नीचे ग्राम सभा है, और उसके ऊपर सरपंच, पंच के ऊपर सरपंच है, सरपंच के ऊपर वीडीसी है, वीडीसी के ऊपर डीडीसी है जी। सरपंच, वीडीसी और डीडीसी, ये तीसरा टायर था। जी जी जी। तो इसी को हम 3 टायर सिस्टम ऑफ ये कहते हैं, पंचायत। राइट। तो राज एक्ट जो हम कहते हैं वो ये था। तो ये पहली बार लागू हुआ था, लेकिन इसकी पावर्स जो थे, ब्यूरोक्रेट्स जो अभी देखें, अभी जब सत्ता से पावर इरोड होती है ना जी, जब लोगों के हाथ से पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास जाती है ना, तो वापस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। आज जैसे उमर अब्दुल्ला सरकार है, जो अलायंस सरकार है, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, तो आज वो जो वादे अपने पूरे क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी ब्यूरोक्रेट्स की कंट्रोल किसी और के हाथ में है, दिल्ली दरबार के हाथ में है।
तो दिल्ली दरबार का उनका प्रभारी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हम्म। उनका पहरेदार है। तो वो आज वो डरते हैं कि आज हम कोई चीफ मिनिस्टर की बात मानेंगे तो जनाब हमारे को तो उठा के अंडमान निकोबार आइलैंड फेंक देंगे कि ट्रांसफर है उनके हाथ में। तो जितना भी ब्यूरोक्रेट है वो डरता है ट्रांसफर से। तो ट्रांसफर जिसके हाथ में है बात उसकी सुनी जाएगी। तो आप ये सर आप हम जो समझते हैं कि जी इसको करेक्शन करने की जरूरत है। स्टेटहुड जो है रिस्टोर करने की बात है। बीजेपी ने बड़ी बार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा, प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कह दिया, लेकिन ढाक के तीन पांच, जैसे 15 करोड़ खाते में आना था, जैसे 2 करोड़ नौकरियां थी। मुझे लगता है ये भी एक जुमला दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो इलेक्शन हुए, नहीं तो ये इलेक्शन भी करा के राजी नहीं थे। जैसे सर आप जीते, आप 2 टाइम्स एमएलए, एक टाइम कैबिनेट मिनिस्टर, आपने उनको हराया। आपको क्या लगता है कि क्या मेन रीजन रहा वहां पे आपकी जीत का, दैट वाज अ हिस्ट्रिक विक्ट्री? और क्या ऐसे मसले थे जो सुचेतगढ़ में थे जिनको आपने हल किया या उस पर कुछ प्रोग्रेस की? एक तो मैं कहता हूं कि एक तो हम जमीनी सतह से जुड़े हुए वर्कर हैं, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के जी वर्कर हैं, जी। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अ, म, अ, हमारे गुरबानी में आता है, जे तू मेरे वल है ता क्या मुछंदा, क्या ठीक है। मुचंदा, राइट। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर उसकी कर्म हो जाए तो फिर क्या है, मतलब आप समझ बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमारे रथ पे उस दिन कृष्ण सवार थे और उनके साथ कौरवों की सेना थी, मैं यही कह सकता हूँ। मेरी इसमें कोई बात नहीं है कि मैं जीत गया, मुझे जितवाया उस मालिक, हम्म उस मेरे वाहिगुरु ने, गुरु रामदास की कृपा हो गई। टोनी सिंह जी जीत गया, बाकी हमारे में वो कोई बात थी नहीं शायद। हम्म। हाँ, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और काम करना हम जानते हैं, और काम हम ओहदों के बगैर भी करते आए हैं। आज भी मैं जो गया हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हमारे जो रियासत के हैं सुरेंद्र चौधरी जी मेरे साथ गए। मैंने जो पिछले 70 सालों में सही को बसे हुए तकरीबन लगभग 70 साल हो गए, हम्म टू बी प्रिसाइज 68 ईयर्स टू 70 ईयर्स के बीच। हम्म। तो वो जाटों का इलाका है प्योर, बिल्कुल। ठीक है। कोई 1% बाकी कास्ट में मिक्स कर लें आप। जी जी। तो आप ये समझो कि वहां पे सरकारों ने ना जाटों के साथ बड़ा अन्याय किया हुआ है, वक्त की सरकारों ने। हमारे वहां पे पुल था एक, तो जब गोलाबारी होती थी तो लोग भाग के निकल नहीं पाते थे, क्योंकि एक पुल से वापस घर में गाड़ी जा नहीं सकती थी, उधर से सिंगल लेन व्हीकल था। सिंगल लाइन। तो फिर मैंने, जब मैं डीडीसी बना, मुझसे पहले बड़े कैबिनेट मंत्री भी रहे, डिप्टी वो जो मंत्री भी रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे, राज्यसभा मेंबर भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन किसी ने सही का पुल नहीं बनाया। लेकिन हमने मेरे को लोगों लगता है को ये मरते आपका देखा था। सिग्नेचर प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा कि आपने ये काम उसमें किया है। हाँ, मैंने जब मैं पहले साल, मैं बताना चाहूंगा आज ऑन कैमरा, बिकॉज मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, जी। 14 प्रोजेक्ट, ओके। 14 नाबार्ड के प्रोजेक्ट। आज एक एमएलए को एक या दो मिलते हैं हम्म या 3 मिल जाते हैं, मैंने 14 नाबार्ड के प्रोजेक्ट, हम्म। वो जो है पहले साल में अपने सुचेतगढ़ में लिए, इम्प्लीमेंट किए। सैंक्शन होके आए मेरे। सैंक्शन हो गया है, ओके। और कुछ ऑफिसर्स की नालायकी की वजह से दे कुड नॉट टेक अप। विधिपुर जटा में एक मैंने पुल रखा था, हम्म जो पुराना एग्जिस्टिंग पुल था, उसको हटा के तो एक अच्छा पुल बनाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल जीरो लाइन पे मेरा एक हम्म गांव है, हम्म। वहां से भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो वो पुल रखा था, तो वो टेक अप करना था एक्शन चीफ इंजीनियर्स ने, हम्म उनकी नालायकी की वजह से वो पुल रह गया। वरना वो पुल सैंक्शन हुआ हुआ एकॉर्ड हो गया, आगे ठेकेदार आ गया, लेकिन जो नेसेसरली परमिशन लेके एक्शन चीफ इंजीनियर को डीसी को बताना था, डीसी ने आर्मी के साथ टेकअप करना था, वो परमिशन होनी थी, वो ओके। नहीं हुआ। वो मुझे नहीं हो पाया। और हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन समहाउ आर्मी को डायरेक्ट मिलने का, बात करने का वो नहीं हुआ। मौका नहीं तो मिला। मुझे नहीं मौका मिला, लेकिन वो लोग समहाउ एक चैनल से चलते हैं, हम्म। तो कभी एक्शन चेंज हो गया, कभी चीफ इंजीनियर चेंज हो गया, तो कभी कहीं रह गई बात, तो वो एक पुल रह गया है। वरना अदरवाइज आप देखो तो मैंने सुचेतगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ी, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्सरी। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिक। नर्सरी लाई। राइट। तो मैं आज के मौके पे नवीन चौधरी, जो मेरे उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के थे, उनको का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि देखो मनोज सिन्हा साहब का भी मैं शुक्रिया अदा दिल से करता हूँ। जी। कि आप देखोगे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे चौड़ी सड़क मैंने बनाई, इसमें शैलेंद्र जी, जो हमारे उस वक्त पीडब्ल्यूडी के
कमिश्नर सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी थे। उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा जी कि उन्होंने भी मेरा बड़ा मदद की जी और वो बनाया रोड मेरे को। आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे इतनी चौड़ी सड़क ही किसी को नहीं मिलेगी, राइट। ठीक है। सही है। तब लगभग 5-6 किलोमीटर लंबी सड़क है वो, बिल्कुल। और आरसपुरा से लेके सुचेतगढ़ तक। सुचेतगढ़ तक। सुचेतगढ़ में मैंने जाके परेड शुरू करवाई, वेटलैंड घराना, और वेटलैंड हमसे में भी पहले काम बड़े हुआ। तो लोग थे। जी वेटलैंड घराना बनाई। जी अब वेटलैंड घराना के ऊपर एक काम रह गया कि वहां पे सरकारों का फैसला है कि वहां की जमीन एक्वायर करनी है। मैं कहूँ मेरी हमारी एक ही मोतबाराना हाथ जोड़ के चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से और एलजी साहब से एक ही प्रयास है, इवन प्रधानमंत्री जी से, जी कि आप सभी लोग हमारे किसानों की जमीन तो ले लो आप, लेकिन हमें जमीन जो है जोड़ा फार्म में दे दो, या ये प्रोजेक्ट जो है दूसरी तरफ जोड़ा फार्म की तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि वो खाली बैरन लैंड है। जी वहां पे कोई 2200 एकड़ का वो जोड़ा फार्म है, तो वहां पे अगर जितनी लैंड आपको इधर से चाहिए इतनी लैंड हमको उधर दे दो सीधी, और वो फिर हम उस लैंड को हम कल्टीवेट कर लेंगे। अगर आपको वही लैंड चाहिए जहां आपका है एग्जिस्टिंग, हाँ, उसके लिए वहां पे उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उसके लिए भी वो भी हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट जी था, बड़ा पायलट प्रोजेक्ट था। जी। वो भी आज आप जाओ तो तकरीबन लगभग 150 के करीब स्पीशीज आती हैं। मैं विजिट किया मैंने। हाँ, और बिल्कुल। अलग अलग पक्षी परिंदे आते जी हैं। जी। अब तो लोगों अभी का भी काफी आना जाना, क्योंकि ड्यू टू रोड कनेक्टिविटी हाँ, एंड रोड ऑल कनेक्टिविटी काफी अभी आना जाना अभी शुरू हो गया तकरीबन होगा। मैंने कोई 6.5 करोड़ की एक और रोड जो है, आप ऑक्ट्राई पोस्ट पे गए हो, जी वहीं से गराना को एक बड़ी पोस्ट जाती है। राइट। रोड नई रोड जो है बना रहे हैं। बना रहे हैं जी, कंस्ट्रक्शन चल रही है आई हाँ, थिंक वो उसकी। भी जी मैं कहूंगा कि जो लोगों की रोड में जमीन आ रही है उनको मुआवजा सर, दिया जैसे जाए। ये जीरो लाइन आपकी बॉर्डर बेल्ट आती है सारी, तो इश्यूज काफी रहते हैं, स्पेशली शेलिंग एंड ऑल। एग्रीकल्चर तो है ही है, क्योंकि सारा डिपेंड उस पर करता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब प्रायोरिटी मिलने में कुछ टाइम लगता है, या क्या मुद्दे अपने उठाने में? देखें नहीं, वो कहते हैं ना कि कई बार ना आप जल्दी जल्दी में कुछ करते हो, तो आप ये देखो कि आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने लोगों को बताया कि लेबर कार्ड का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट है। और बहुत बड़ा बात थी कि लेबर कार्ड जो है वो ही नहीं बनाए लोगों ने। लेबर का काम करते हैं, लेबर लेबर का, क्योंकि उसमें अगर इन केस ऑफ लेबर के दौरान डेथ हो रही है तो 5.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के करीब मिलता है। तो अगर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन ये आपको क्या अवेयरनेस इतनी क्यों रह जाती है? मैं पॉलिसीज कहता तो, हूँ स्कीम्स तो बहुत हैं, बट इम्प्लीमेंट या पहुंच नहीं ये पाती। नीचे अफसरों की लापरवाही है। हम्म। और मैं तो डीसी साहब से कहूंगा एक डायरेक्टिव निकालो कि एम्प्लॉयमेंट वाले जो है गांव गांव में जाके ये लेबर का 1200 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं हुआ। कितना? 1200 करोड़। 1200 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पा रहा, पैसा पड़ा हुआ है, दे नहीं पा रहे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। तो मैं कहूंगा डीसी साहब से भी कहूंगा, आज तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है जी कि डीसी साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टिव निकालें, और एम्प्लॉयमेंट वाले जो अपने एसी कमरों में बैठे हैं इनको निकलो, बाहर निकलो। जी हर ऑफिसर, हर एरिया ऑफिसर में जाए, वहां जाके वो ये काम करें। तो अभी हमारे एक बड़े ही कामयाब डीसी थे डोडा में अभी, हरविंदर जी, हरविंदर वो सिंह आ जी, गए हैं शायद एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट युवा तो मिशन। वो तो उनको भी हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको वार फुटिंग पे लोगों तक जाइए, ताकि इनका गरीबों को तो फायदा लेकिन मिले। सर, जहां आपने मिशन युवा की बात की, सेल्फ जनरेटिंग प्रोग्राम है, आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको स्कीम्स प्रोवाइड करिए। लेकिन यहाँ पे भी जैसे कुछ सुनने में या ग्रास रूट लेवल पे ये आता है कि गवर्नमेंट तो स्कीम दे देती है, बट जब बात फाइनेंस की आती है तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, वो उस टाइम पे गारंटर मांगता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये तो आए दिन वैसे भी आप सुनते होंगे, ये काफी चलता है, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इट्स इजी फॉर अ पर्सन जिसका कोई रेफरेंस है उसको तो इजीली मिल जाएगा, बट एक नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली से भी डाउन, जिसको अपना काम चलाना है, गवर्नमेंट स्कीम तो दे रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियली ही विल बी फाइनेंस्ड बाय बैंक। बट उस टाइम पे बैंक बोलता है दो गवर्नमेंट के गारंटर लाओ, तो उस बंदे की गारंटी कौन देगा? तो ये कैसे इंप्लीमेंटेशन होगी पॉलिसीज? यही है इनके बॉटलनेक्स, यही बॉटलनेक है। अभी अब हम वहां पे गए थे, तो वहां पे बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास जी कि क्योंकि हम जितने रिफ्यूजी हैं, चाहे 47 के हैं, जी। 71 65 71 के के, हैं, 65 71 के के हैं, जी हमें आज भी लगता है कि हम शायद सेकंड रेटेड सिटीजन है। पूछो जी। क्यों? कि आज भी हमारी जमीनों के मालिकाना हक हमको नहीं मिले, और जो मालिकाना हक देने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, वो तो नई जमीन की अलॉटमेंट की भी इतनी शर्तें नहीं है जितनी।
अच्छा, जो रिकॉर्ड हमको देने के लिए बोला जा रहा है जी, वो ऑलरेडी सरकार के पास है, तो मुझसे क्यों मांग रहे हो आप? या तो मंशा नहीं देने की। नहीं, मैं कह रहा हूं, हम नहीं कहते मंशा, हम कह रहे हैं मंशा है, जी, पर हमसे क्यों रिकॉर्ड मांगा जा रहा है? जवाब आपके पास मैंने जो रिकॉर्ड लेना है वो कहां से लेनी है नकल? डीसी अपने तहसीलदार से, तहसीलदार से, पटवारी से। वो ऑलरेडी उनके तो पास है। आप आपके पास है, आप उनको बोलो हमारे को इनकी नकलें दो, जो ये लिस्ट बनी है इसकी नकलें दो। मुझे क्यों? मेरे गरीबों लोगों की तो पांव की जूतियां तक घिस जाएंगी पूरी। लेकिन ये जो वो कर नहीं पाएंगे पूरा इतना। उनको अभी आज हमने डिप्टी सीएम साहब को कहा है, एक कमेटी बना के जी, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज की जो अननेसेसरली बीच में घुसेड़ी गई हैं बाय द डॉक्यूमेंटेशन, ब्यूरोक्रेट्स। राइट। जैसे जम्मू के अंदर एक ब्यूरोक्रेट का सोचा समझा एक लैंड के ऊपर एक मतलब आप समझ लो कि पैसे खाने का ढंग है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का। मगरमच्छ जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे, क्या है वो? खड्ड का इशू। अच्छा, कश्मीर के अंदर कहीं खड्ड नहीं है, जम्मू में है सर। जम्मू में खड्ड के नाम पे छन्नी की जमीनें नहीं, जो छन्नी के अंदर जगह है वो भी खड्ड में आ रही है। आप देखो कि बहता हुआ पानी है कहां। आपने वाटर बॉडीज के ऊपर यहां पे अभी ये कंजवानी के ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी है सरकारी, लेकिन गरीब कोई बना नहीं सकता। मैं समझता हूं कि ये जो है, एक तो जो आपने कहा लोगों को अवेयरनेस नहीं करवाते, ये जो पहले कैंप्स होते थे, आजकल तो बेसिकली जो इसमें ऐसा नीचे ना, जो ऑफिसर लाइन है उसको पता नहीं किन कामों में बिजी है। मतलब इजी मनी के लिए नए नए लड़के हैं, नए नए बच्चे हैं अभी, चाहे वो केएस करके आ रहे हैं। करप्शन की तरफ ध्यान है, पूरा फोकस ऐसे दो आंखें, जैसे घोड़ा कनपटी लगा के बैठा ना, भाई पैसा कहां से मिलेगा? लैंड ग्रैबिंग है तो उसकी मदद हो रही है। लैंड ग्रैब, जिसकी जमीन है वो रो रहा है। इसको इसके ऊपर लेकिन कोई वॉच क्यों नहीं रखी क्यों? जाती? बस ऐसे मैं कह रहा हूं, अभी एक मेरे आरएसपुरा के अंदर एक लड़के को मार के फेंका हुआ है। एसएचओ को बोल दिया है, डीएसपी को बोल दिया, एसपी को बोल दिया, वो हॉस्पिटल में है, कोई एक्शन नहीं। कोई कहीं एग्जाम की ड्यूटी, कोई कुछ। हम प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग, अगर यही कोई थप्पड़ भी मारा होता किसी एमएलए के बच्चे को, उसकी हड्डी मसली तोड़ दी है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है बच्चा और पुलिस एक्शन नहीं ले रही। हम देखेंगे जी। और वो जो मारने वाले हैं वो गुंडे लोग ओपन शरेआम घूम रहे हैं, और आरएसपुरा के अंदर बदमाशी इतना सर निकाल चुकी है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, ओपन सब कुछ हो रहा है, कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हम अब इसका वहां पे जलसा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। अगर हमारे इलाके में पुलिस काम नहीं करेगी, हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। हम भी देखेंगे, हम शोर डालेंगे। हमको ऐसे अफसर नहीं चाहिए जो एक्शन ना करें क्रिमिनल्स के ऊपर। ठीक। एक सर आपकी मैं देख रहा था वीडियो, आप कल किसानों को काफी मोटिवेट कर रहे थे कि अपनी जमीनें मत बांटो। सेम जो इशू आपने उठाया, आप जो आपकी फसल होती है आप उसमें उसको डिवाइड कर लीजिए, बट जमीनें अपनी मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली बढ़ती है तो डिवीजन तो होगी। उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि देखें, वक्त के साथ साथ लोगों के जमीन वही है। अब ये हम जो सही का इलाका या बॉर्डर के इलाका है, वहां पे लोगों को कहा गया था कि जी रिफ्यूजियों को भी आपको 6 एकड़ जमीन देनी थी, आपको हम 4 एकड़ देंगे, हम नहर लगा के देंगे। नहरी वाली को 4 एकड़, जो आपने दूर लेनी है वो आप 6 एकड़ मिलेगी। लोगों ने कहा जी हमको नहर लगा दो, हम 4 एकड़ ही लेंगे। ठीक, ना नहर पहुंचाई ना जमीन बढ़ाई। आज वो लोग ऐसे लग रहा है कि हमको तो ठगा गया। हमारी 2 एकड़, हम वहां पे 8 एकड़ छोड़ के आए थे, हमारे को 6 एकड़ दी, 2 पहले कम कर दी, तो फिर वो 2 और कम कर दी कि भाई आपको ये नहरी जमीन देंगे, जब ना, और नहर आज तक नहीं पहुंची सही के अंदर। मैं इरिगेशन को लेके क्या काम किया जा रहा है सर? जैसे रोड कनेक्टिविटी का आपने ओके, वहां पे आज भी ये मसला सामने आया कि वहां पे लिफ्ट इरिगेशन रखी गई थी एक नाले से, वहां पे चेक डैम बनने थे ताकि वो पानी वहां पे जमा रहा है और जहां से वो पानी उठा सके, वो वहां पे जमा ही नहीं होता, वहां पे चेक डैम ही नहीं बनाए गए। मतलब नॉन सीरियसनेस है, मतलब ऑन ग्राउंड चीजें कुछ। बिल्कुल, ये कैनाल की रीडेवलपमेंट चाहिए वहां से लेके। हाँ, ये आप मुद्दा भी आप काफी उठाते रहे कि पूरा इसको रिपेयर होना चाहिए, पूरा प्रॉपर। नहीं, रीडेवलपमेंट पूरी दोबारा निकाले ये नहर के लिए। और जिन्होंने ये नहर बनवाई अंग्रेजों ने बनवाई थी और महाराजा साहब ने बनवाई थी जी। तो कहते हैं कि महाराज साहब के एक फुट स्टेप बने हैं बॉर्डर के ऊपर आगे जाके, वो वहां खड़े होते थे लास्ट जाके जी,
तो देखते थे कि भाई ये पानी वहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जी। तो पानी कैसे चलता था, उधर से लगता नीचे की तरफ आता था। ठीक। आप बात समझ रहे हो। जी। पर नहर यहां से रास्ते से काटी नहीं जाती थी, जी। पहले बॉर्डर जीरो लाइन को लगेगा, फिर इधर से इधर को आते आते आता था। ओके। अब नीचे से ही काटनी शुरू हो जाती है, आगे पहुंचता ही नहीं टेल एंड पे। तो महाराजा साहब के फुटस्टेप लोगों ने बना रखे थे, प्रिजर्व करके रखे बड़ी देर, जी। ताकि ये, लेकिन आज के जो चीफ इंजीनियर हैं, एक्सियन है, एडब्ल्यू हैं, जेई हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। इनको है नहर कहां से टूटी है, थोड़ी सी बना ली है, थोड़े पैसे बना लिए हैं, बस। मैं कहता हूं जिस जील के साथ किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, वो झील नहीं है। वो जील नहीं है। 2 महीने पहले सर एक कैपेक्स बजट की आपकी मीटिंग होती है, आप उसको बाइकआउट करते हो हाँ, और आप काफी वोकल होते हो वहां पे रिगार्डिंग दैट वाज आई थिंक इन रिलेशन टू डिस्पैरिटी ऑफ फंड्स। देखिए, मैं, हमारा ये था कि आपने लोगों के सामने रखा एजेंडा एक, जी। भाई यहाँ पे हमारे 6 ट्यूबवेल है, ठीक। 6 ट्यूबवेल कहाँ कहाँ है लिखना चाहिए ना। एक्सेप्ट। यानी हमने इधर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हमने 100 ट्यूबवेल दिया है, पर कहाँ कहाँ दिया है, किस एमएलए को पूछा है, किस डीडीसी को पूछा है, कोई खबर नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं। वैसे ही मैंने फिर पूछा कि ये आपने हमको तो ये दिया, आप प्रेजेंटेशन में ज्यादा बता रहे हो, अरे ये पुराना पेज है। तो मैंने कहा हमको नया क्यों नहीं दिया आपने, हमारे पास इंफॉर्मेशन गैप क्यों रह रहा है। वो मुझे लगता है पीएचई का एससी की बात थी। तो इस तरह लिखा कुछ और था, बताया कुछ और जा रहा है, फॉर द सेक ऑफ, वही तभी कहा। और उस वक्त तो एमएलए भी चुन के आए हुए थे जी। और एमएलए भी कहीं ऐसे लल्लू राम थे कि भाई बोले ही नहीं। भाई कौन सा तूफान, बोलोगे नहीं तो आप किसके लिए आपको भेजा ला वहां पे लोगों ने, नहीं तो फिर आप रहने दो घर में, बनाने दो इनको ब्यूरोक्रेट्स को स्कीमें। जल शक्ति के अंदर है कोई तकरीबन, वो एक कमिश्नर रिटायर हो गया बोलते बोलते, ये पता नहीं 2000 करोड़ से 2200 करोड़ का घपला हो गया है। पाइप बोली थी एक स्टील की, मैं मोटे लफ्जों में बता रहा हूँ, दे दी है रबड़ की, प्लास्टिक की, मतलब आप ऐसे समझो। मतलब। जो आपने जिसके नाम का टेंडर किया, जो स्पेसिफिकेशन बोली, वो है ही नहीं कागजों में। उसकी अब मेरे को लगता है सरकार ने संज्ञान लिया, उस पर इंक्वायरी रखी है, लेकिन कोई नहीं, वो जाके ज्वाइन कर लेगा बीजेपी और फिर माफ हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन बात वही आती है सर कि मतलब डॉक्यूमेंट्स पे काम अलग होते हैं, ग्रास रूट पे वो अवेलेबल नहीं होते, अगर होते भी है तो उसमें कुछ, जैसे आपने बात की, होता कुछ है और नीचे निकलता कुछ है। मैं आपको बता रहा हूँ जी। हमारे इलाके में, मैं अपने डीडीसी के क्षेत्र की बात करता हूँ जी। कि मैंने वहां पे इन्हीं चीजों को देखते नजर रखते अपना जो फंड था उसका बड़ा प्रॉपर यूटिलाइजेशन की। जी। मैंने अपने फंड से, मैं हैदराबाद गया, हमारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भेजा, तो वहां पे ना जो बच्चों के स्कूल थे ना, जो किंडरगार्टन थे, वो एसी थे। अब मैंने सोचा यार ये यहाँ पे भी है, आपने भी एक स्कूल, और मैंने एक एसी स्कूल दिया। आज वहीं पे मीटिंग थी क्योंकि स्कूल बंद था और वहां पे मीटिंग थी, और मैंने बताया डिप्टी चीफ को, तो मैंने एसी स्कूल बनाया गया किंडरगार्टन के लिए, बच्चों के लिए। तो वो मजाक कर रहे थे, तो कहता ये टिनी स्कूल लिखा, तो टोनी क्यों नहीं कर दिया टीओ। तो मैं बता रहा था कि मैंने कहा नहीं जी, और मैंने उसी के तर्ज के ऊपर एक वहां पे 50 लाख रुपए अपना फंड दिया, कोचिंग नहीं, वो मैंने एक कम्युनिटी हॉल खोल दिया। ओके, हाँ, ठीक, कि लोगों के लिए कहीं उनको कहीं यूज हो जाए। फिर उसके बाद मैंने एक कोचिंग सेंटर जो है, जिसमें 6 फॉर ऑल एक संस्था है जो फ्री कोचिंग देती है, वो फ्री ट्यूशन फीस भी देती है, बच्चे जो गरीब है उनके पैसे भी देती है। वो दसवंध बोलते हैं हमारे घर सिख जीवन के अंदर के भी, अपनी इनकम का 10th हिस्सा, 10, हाँ 10वां हिस्सा जो देना है, तो वो उसके तहत वो मिशन चलाते हैं। तो वो वहां पे मैंने एक अंबेडकर साहब के नाम की लाइब्रेरी रखी जी। और एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का कंप्यूटर सेंटर रखा है जी। दोनों बहुत बड़े, और एसी हॉल बना रहा हूँ और बड़ी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन की है वहां पे, एक स्टडी सेंटर बना रहा हूँ पूरा। सर जैसे बॉर्डर, जैसे शेलिंग वेलिंग होती है, ऑब्वियसली इशू होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, बंकर्स वंकर्स को लेके अभी क्या पॉलिसीज चल रही हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है भी पहले या तो नहीं? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लड़ाई ना ही हो, क्योंकि मेरे जो रिफ्यूजी थे, चाहे वो 47 के हैं, 65 के, 71 के हैं, आज दिन तक वो पाकिस्तान की गोली ने पीछा नहीं छोड़ा, माइनिंग ने पीछा नहीं छोड़ा। कोई ना कोई माइन फट जाता है, किसी की टांग उड़ जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, और कभी कोई स्ट्रे बुलेट चलती है तो कोई चंदूचक में एक आदमी
नहा रहा था, नहा के तो नीचे झुका और एक स्ट्रे गोली आई और उसकी पीठ में लगी और ऐसी जगह लगी कि उसका शरीर ही पूरा ना रीढ़ की हड्डी में लगी ऐसी जगह के ओके। उसका पूरा शरीर ही पैरालाइज हो गया। जी। तो मैं समझता हूँ मेरे लोगों के लिए तो ये है कि बंकर हैं तो बंकरों को ऐसे बनाया गया जैसे रिजेक्टेड से प्लेस पे बना दिए। वहां पे कोई 8-8 10-10 फीट सांप थे, ओके। ब्लैक कोबरास। ओके। और ये जो कंडी की साइड से एक और वो आता है वाइपर, वो भी था रसल वहां पे वाइपर। है। रसल वाइपर। रसल वाइपर वो भी वहां पे जी। आजकल पाया जाने लगा है। ओके। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोगों ने परेशानियां देखी हैं। अब लोगों को खाने में तो बड़ा स्वाद लगता है चावल, अरे भाई आरसपुरा की बासमती, आरसपुरा की बासमती। हर चावल के सीजन में, हर बासमती के सीजन में मेरे एक इलाके के किसानों के 10 से 12 मौतें होती हैं सिर्फ सांप के काटने से। ये सस्ती है, ये कोई, ये मुझे बताओ ये फसल की कीमत है? सर कोई इसका कर सकता है? सोल्यूशन क्या है? मैं बता रहा हूं कि उसको फिर वही करना है, क्योंकि आप पूरा खुला पानी छोड़ते हो, बरसात खुली होती है, पानी खुला छोड़ते हो जमीन के अंदर, उस जीव ने रहना तो पानी के अंदर है। वो पानी से जब धम घुटता है तो वो बाहर की तरफ आता है, बाहर आता है तो वो किसी बन्ने के ऊपर बैठता है, मशीन के साथ जाके बैठता है, जहां मोटर लगी है वहां बैठता है। तो जैसा कई जगह तो किसान मोटर ऑन करने गया तो वो मोटर के साथ ही ऐसे लपेट के बैठा था तो वहां काट गया, बन्ने पे पैर रखा तो टांग में काट गया। तो इस तरह अब बेचारा वो क्या करे किसान बेचारा। और ऊपर से सरकार ऐसी है जिसने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ही बेच दिया है अमेरिका ट्रेड डील के साथ। पहले 3 काले कानून निकाले बीजेपी सरकार ने और वो 750 किसानों ने शहादत दी तो वो वापस हुए। अब एक और दोबारा कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को अमेरिका के आगे बेच दिया है हमने, ट्रंप साहब के आगे। सिर्फ एप्स्टीन फाइल ये में सर नाम आप आ गया है सरकार के एक हरदीप पुरी का, या और कहते हैं प्रधानमंत्री जी का भी नाम उसी में उछल रहा है। तो वो पता नहीं क्या चीजें हैं क्या नहीं है। हरदीप पुरी की तो हो गया ना साबित कि भाई वो तो कोई तकरीबन ये एस्टेब्लिश होने के बाद कि जेफरी एप्स्टीन जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, उसके बाद भी 40 से ज्यादा तो ईमेल्स की लेकिन ये सर आपने जो ट्रेड बिल की बात की, अपने कल भी बात की थी, ये ट्रेड बिल में ऐसा क्या दिया गया है कि देखिए जैसे आज दिन तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं हिंदुस्तान ने, उन्होंने कभी भी हम्म, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोला था फॉरेन के मार्केट्स के सामने। हम्म, अब अमेरिकन फार्मर्स को 85% तक सब्सिडी देता है। हम्म, हमारे यहाँ पे एक ट्रैक्टर की सब्सिडी आती है, वो भी 3 ट्रैक्टरों में बांट के देते हैं। हम्म, अब कहीं 2 में कर दी है। हम्म, आप सोचो कि कहां जाओगे, आप कहां मैच करोगे उनके साथ, कैसे जी, मैच करोगे अमेरिकन। आपने पूरे सेब की फसल, चाहे वो हिमाचल का था, चाहे कश्मीर का था, कहीं और का था, वो सारे लोगों, सैफरन था, आप गुच्छी वाले थे, आप बोलो यू नेम इट, वो कोई फसल का नाम लो, हम्म। तबाह और बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान के फार्मर्स को। लेकिन क्योंकि ये सत्ता जो है मोदी सरकार, ये सिर्फ अंबानियों और अडानियों लालाओं की सरकार है, ये गरीबों और किसानों की सरकार ही नहीं है। हम्म, ठीक है सर, इसमें जैसे आप डेली वेजेस के लिए भी बात करते रहते हैं, वेजेस की भी बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके अभी आपको क्या लगता है कि प्री एंड पोस्ट 2019 कुछ डिफरेंस है? अगर देखिए है तो क्या है? आज की जो सत्ता है ये भरपूर प्रयास कर रही है कि अब जैसे डेली वेजर थे तो उनमें से उन्होंने 30,000 बच्चों को उठाया, हम्म, बाइफरकेशन करके उठा रहे हैं। जो जी, पहले ज्यादा एज वाले हैं उनको जी, पहले जी, उठा रहे जी, हैं, ऐसे जी, करके कर जी, रहे हैं। ओके, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आज की सरकार को, जो हम्म, अलायंस सरकार है हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, कांग्रेस के साथ उनकी जी, जो सरकार सपोर्टेड कांग्रेस है, तो उनको मुबारकबाद दूंगा। दूसरा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको आज दिल्ली की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार को काम नहीं करने दे रही। चाहे आप किसी भी मुद्दे पे लें तो कहीं ना कहीं रोड़ा अटका के रखा है। क्यों कि अगर ये सरकार आज ही सारे लोगों के काम कर देगी, अपने सारे मैनिफेस्टो वाले काम कर देगी, तो ये जो है ये तो लोगों में पॉपुलर हो जाएगी। हम्म, फिर जो इनका जो इन्होंने एक हवा फैलाई थी कि जम्मू का मुख्यमंत्री, जम्मू का मुख्यमंत्री, वो तो पहले फलूस जो गुब्बारा फट चुका है, तो अब दोबारा कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। इन चीजों के ऊपर अब लोग जाग रहे हैं। अब लोग जो धर्म की राजनीति नहीं, वो कहते हैं कर्म की राजनीति होगी। जो कृष्ण जी ने पाठ पढ़ाया था कि आपका कर्म जो है वो धर्म है। लेकिन ये जो मांग अब उठती रहती है सर, जम्मू सेपरेट स्टेट, आप तो सुनते ही होंगे, मैं आपको कहता क्या लगता है इसमें कुछ
फ्रूटफुल है। मैं कहता हूँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जो लोगों के पास सत्ता थी उन्होंने पहले इंसाफ क्यों नहीं किया? इन्हीं के इसी बीजेपी के पास सत्ता थी तो इन्होंने क्यों नहीं इंसाफ किया? क्यों जम्मू के लोगों को पक्का नहीं किया? सारे डेली वेजर जम्मू के थे, क्यों नहीं पक्का किया दिल्ली की सरकार के साथ? यहां भी थी वहां भी थी, तो है ही डबल इंजन थी, आपने क्यों नहीं पक्का कर दिया भाई? आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को ऊपर पानी फेंका, पुछारें कराई, लाठीचार्ज किया, लेकिन उनके फैसले नहीं। किसने रोक रखा था आपको भाई? किसने हाथ पकड़े थे आपके? लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की सत्ता जो है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है सपोर्टेड बाय कांग्रेस, वो पूरी तरह कोशिश है कि भाई लोगों के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा हल हो सके, लेकिन इसके बावजूद के काम नहीं करने दिया जा रहा। और ब्यूरोक्रेट्स भी जो पावर एक बार उनके पास चली जाती है उसको रीगेन करना पावर का जो सत्ता के पास मुश्किल हो जाता है। तो वो दे आर ट्राइंग टू ग्रैब पावर बैक स्लोली, बट लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि आज अगर हम, नहीं तो आप क्या सोचो कि चीफ मिनिस्टर जाए तो एसएसपी और डीसी बाहर ना निकले। हमने आईजी और डिवकॉम को भागते हुए देखा एयरपोर्ट के ऊपर, वो चीफ मिनिस्टर लैंड करने वाला, चीफ मिनिस्टर लैंड करने वाला है। यही उमर अब्दुल्ला थे, मुख्यमंत्री थे, जो भाग रहे होते थे, रेसें लगी होती थी मैं पहले पहुंच जाऊं। ये सत्ता के साथ चलने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स आज जो है संविधान की कसम तो खाते हैं, लेकिन ये पार्टियों के वफादार बन जाते हैं। आज ये सत्ता के वफादार बने हैं। लेकिन जो अभी स्टेट में, सर सॉरी यूटी की बात करता हूँ, नॉट स्टेट, और यूटी कितने है तो यूपी बना देती थी है। यूनिट क्राइम ही ना हो गया ये क्राइम। ये अब मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहूंगा, जनाब आप भी यूटी कहना बंद करें, ये यूपी बन गया हुआ है। यहाँ पे तो इतना क्राइम बढ़ गया। पिछले दिनों एक टैक्सी वाला लड़का आ रहा था, उसको बाहर ही उसका गला काट के मार के चले गए। सुरुईसर के रास्ते में से जा रहे थे, मारा था जी। तो आज आप किसी जो बाहर का लड़का, जो ये रिक्शा है, रिक्शा किनके हाथ में? आज सारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर यूपी बिहार से आए हुए हैं। आज ऊपर चले जाओ, पंडित जो थे वैष्णो माता में, वो कह रहे हमारे लोकल पंडित काबिल नहीं है, इनको मंत्र पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है। यूपी से आ रहे हैं मंत्र पढ़ने के लिए भी, तो साढ़े पंडित भी जड़े फेल कर रहे। तो इसके अगेंस्ट लोग, मैं सोच रहा हूं कि आप सोचो जरा कब आवाज उठेगी। और जम्मू वालों ने तो, जम्मू वाले बीजेपी ने तो हमारा जो है हमको बेच दिया हुआ है। उनको ये है कि हमको वोट पड़ जाते हैं, धर्म की राजनीति खेल के हिंदू हिंदू करो, वोट पड़ जाता है, काम करने की जरूरत कोई नहीं है। चलो जी, मोदी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम करके हमें वोट लेना है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है सर, ये सारी चीजें उनको, आप भी मुद्दे उठाते हुए, उनको चीजें दिखाई नहीं देती, और दिखाई देती है तो इसके ऊपर कोई एक्ट क्यों नहीं होता? देखें, एक बात मैं आपको कहूं, धर्म के नाम की अफीम जब चटाई जाती है ना, जब तक ये नशा टूटता है ना, तब तक देर हो चुकी होती है। और लोग जो है, लोग ही क्रांति करते हैं। अगर ये सत्ता एरोड हुई है तो जनाब एक जमाना हमने वो भी देखा है, जब किसी के नाम पे वोट, किसी के भी देखो भाई, किसी एक पार्टी का नाम ले लो, अगर शेख अब्दुल्ला साहब का नाम ले तो कभी जमाना था कि कोई किसी को भी टिकट मिलती थी वो एमएलए बन जाता था। यही वक्त इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी हुआ है, उन्होंने भी किसी को बोला। सत्ता, मैं तो लोगों से कहूंगा कि अंधे होके वोट मत दो। किसी भी चीज के आप लोग देखें, काम करने वाला शख्स कौन है उसको पहचाने, और काम करने वाला और हिंदुस्तान में सच की आवाज के साथ कौन खड़ा है। आज अगर कोई सच के ऊपर पहरा दे रहा है, अगर हिंदुस्तान के किसानों के हकों की कोई बात कर रहा है, अगर कोई नौजवानों के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई पहरा दे रहा है, बात कर रहा है, अगर कोई ये जो अग्निवीर के खिलाफ मुद्दा लेके खड़ा है कि भाई ये गलत हुआ है, अगर कोई हिंदुस्तान में जो ये वो युद्ध हो रहा था यूक्रेन का, बच्चे वापस आए तो ऐड चलवा दी बीजेपी ने, पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। अब पापा से वार नहीं रुक रही, और हमारी वार पापा से नहीं रुकी, हमारी वार रुकी ट्रंप पापा से। तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो बेवकूफ बनाना है, ये आस्ता आस्ता नशा टूटता है लोगों को। आज वो ट्रंप कह रहा है मैंने सिर्फ 31 दिन की मोहलत दी है, 30 दिन की, कि आप रशिया से तेल खरीद लो। मतलब हु इज ही टू डिसाइड द अफेयर्स ऑफ माय कंट्री। लेकिन आपको लगता नहीं है सर, इस पे भी गवर्नमेंट एक्ट, जैसे पिछली बार भी ऐसा हुआ जब रशिया के साथ फेल्ड राजनीति है,
जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी की, इस मोदी सरकार की फेल्ड पॉलिसी है एज एज जो फाइनेंस की, और ये खासकर बात इसकी करते हैं सर जम्मू की, अभी रेडी जोन वाला काफी चल रहा था फॉरेन इशू, अफेयर्स की। हाँ जी, रेडी जोन वाला काफी इशू चल रहा था। पहले ये कहीं और थे, फिर इनको एक रेडी जोन दिया गया, अब वापस से इनको उठाने की बात की जाती है। आपने भी काफी इस पे अपनी राय रखी है, मैंने तो ये क्या इशू है सर, थोड़ा हुआ मेरी हमारी बात हुई थी दिव्यांश जी से, जो आप ये समझ लें कि कमिश्नर। सन इन लॉ ऑफ द सॉइल है। ओके जी, ठीक अच्छा है, जी, तो एक हमदर्द इंसान है, अच्छे इंसान है, देखो जो अच्छा है उसको हम अच्छा कहें। जी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम्म, डीसी जम्मू है, जी, राकेश मनास है, जी, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और मैं जानना चाहता हूँ, हम तो अगर यहाँ पे नाम लेके बोल रहे हैं संजीव वर्मा का ससुर इन्वॉल्व था मर्डर में, और उसके खिलाफ 164 के बयान है, तो हैं, बोल रहे हैं ना हम, हम्म, डरने वालों में से हम नहीं है। तो जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहेंगे। तो और मुझे इसके ऊपर हमारी जो मनदीप कौर है, जो खासकर इस महकमे की इंचार्ज है म्यूनसिपैलिटीज की, हम्म, शी ऑल्सो हैज ए ह्यूमन हार्ट। हम्म, और हमें तवक्को है कि आने वाले दिनों में, आप जैसे चंडीगढ़ में 22 सेक्टर की एक रेडी मार्केट है, जी, इसी तरह का कुछ एक अच्छा प्लान जो है एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे। क्योंकि किसी के मन की, हाँ, वो कुछ ऐसी जगह हो रही है जहां अगर परमिशन 10 को दी गई थी तो लग गई है 15 या 20, तो वो भी हजम हो जाती। लेकिन अगर वहां पे 90 लग जाए तो वो हजम नहीं हो पाएंगे। तो ऑब्वियसली, वो एक कहीं ना कहीं हमारे तरफ भी कुछ है। लेकिन मैं जब एक बात कहूंगा कि आज की बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखकर, हमने बात भी किया है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, जो सॉरी अपने म्यूनसिपल कमिश्नर कमिश्नर दिव्यांश यादव जी दिव्यांश से, यादव जी से, जी, तो उन्होंने कुछ जगह आइडेंटिफाई की हैं, और उसको थोड़ा सा ठीक करके, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को वहां पे अकोमोडेट किया जाए। किया जाए। थोड़ा पीछे चलते हैं सर, 2024 आप इलेक्शन लड़ते हैं बाहू सीट से, जी, लेकिन ये आपकी, आपने एक जिसको बोलते हैं बैटल फील्ड अपनी चेंज करी। ओ कितनी बारी आके कोई अपनी मर्जी नाल नहीं करी चेंज। वो बेसिकली क्या है कि देखो भाई, सर क्या रीजन रहा थोड़ा पीछे रहने का? मैं कहता हूं कि बीजेपी को समझ आ गया कि वो सिखों की सीट है, उन्होंने अपना कैंडिडेट सिख उतारा। जी, लेकिन हम, हमारी पार्टी में हम बड़ा चिल्लाए भी, बोले भी, लेकिन और हमें कहा भी कि आप वहीं से लड़ोगे। बाद में विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब और क्या कह सकता हूं कि सीटें गलत कर दी। हम जहां के कैंडिडेट थे, तो हम आज भी कहते हैं हम 10,000 वोटों से जीते होते उस टाइम में आपने सबसे। कैंपेनिंग भी की सर, बहु कॉन्स्टिट्यूंसी की ऑब्वियसली आपने की होगी अच्छी तरह से, 1.5 साल हो गया ऑलरेडी इलेक्शंस को। आपको क्या लगता है कि क्या ग्रीवेंसेस थे लोगों के, और आज के टाइम में जो 1.5 साल पूरा हुआ है वो किस हद तक? मुझे जो मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी, फ्लड्स आ रहे थे, और ये जो नाला आता है ऊपर से त्रिकुटा नगर से, जी, ऊपर से नरवाल साइड से, तो वो जो नाला आता है, वो आ जाके नाना नगर वाले नाले में, बड़ा नाला, उसमें मिक्स मिल होता है, मिक्स होता, और उसके बाद रेलवे स्टेशन से होते हुए वो सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक, जब वो बड़ा नाला बनता है, तो फिर बड़ा नाला जो है बड़ा तूफान लाता है, ये नारायण नगर और जीवन नगर, जी, और वो आगे चट्ठा से होते हुए वहां तक बड़ा नाला जो जाता है। जी, वो नाले की डिमांड जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डिमांड थी, और इस इलाके की जो है ना बुनियादी दर्द है वो इस इलाके का। जी, और उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं शायद आज। काफी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है उसके ऊपर एक प्लान बना लें, चाहे उसको एक वन गो में ना करें, हम्म, लेकिन उस प्लान को बना के, उस प्लान को आप हर साल में, अगर सपोज लेटर से 100 करोड़ का नाला बनता है, तो हर साल में उसको 25-25 करोड़ का करके कर दे, तो 4 सालों में वो बन जाएगा। लेकिन उस पर कोई प्लान हुआ नहीं है। बस इट इज, अलबत्ता हम जीते होते तो मेरा पहला फोकस ये होता, ठीक, सड़कें गलियां नालियां तो यूं मेरे यूं चलती हैं, ठीक, वो तो मैं आज भी करता हूँ। मैं, मेरे जो लोग हैं, मैंने अपने लोगों को कहा भाई, मेरे तो आप लोगों का कर्जदार हूं कि आपने, मैं 14-15 दिन में मुझे 30,000 के करीब वोट दिया, तो मैं समझता हूं कि लोगों के जीत के इतने चर्चे नहीं हुए जितने मेरी हार के हुए। किसी ने बोला ये हार था नहीं सी टोनी नू फलाने ने रोआ छड़िया,
भाई ऐसे सियासी मौत नहीं होती टोनी की, लेकिन किसी ने मरवा दिया तो नेक्स्ट टाइम मौका मिलता आप है तो तो वापस समझ सकते हो कि एक सेम सीट से पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, वो तो हुआ है। लेकिन लोगों को ये कहूंगा कि हमने इलेक्शन हारी है, हिम्मत नहीं हारी है। आप एनी टाइम 24/7 मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके लिए हाजिर हूं। और जहां तक हो पाएगा, मेरा डीडीसी का चुनाव का जो पीरियड था वो खत्म हुआ है, लेकिन भगवान हमको तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। हमारे किसी भी साथी को किसी दूसरे लीडर का दरवाजा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सक्षम हैं इतने कि हम लोगों के काम करना जानते हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कौन भी हो, सत्ता में कोई भी हो, हमें उससे मतलब गरज नहीं है। हमें अपने हकों का बात करनी आती है और अपने हक लेना आता है, लोगों का काम करना आता है। सो कल को आपको चांस मिलेगा फिर से लड़ना चाहेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, सेम सीट मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन हो रही है तो उसमें ये सीटें चेंज हो जाएंगी। ओके लेट अस सी आगे क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे होता है, क्योंकि सारे एमएलए को भी अभी ये डाउट है कि कहाँ से क्या होगा। सर। एज अ तो सीनियर लीडर, जैसे जम्मू नैरेटिव चलता है, बीजेपी हर बार सीटें ले जाती है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसको कभी रिक्लेम वापस कर पाएगी? करेगी, क्यों नहीं। देखो, क्योंकि ये अब एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी जम्मू के इश्यू के ऊपर बात नहीं करते। हम्म आप मुझे बताओ कि राजा भैड़ देवता है ऊपर, हम्म बकरा लगता है, मेरे बिल्कुल इलाके से काफी संगत आती है जी। उसका। जब से वो भैड़ देवते का टेम्पल है, डेवलपमेंट कोई नहीं है वहां वहां पे जीरो डेवलपमेंट जी। एक पगडंडी थी, ऐसे ब्रिज सा बना था, पे, वो भी टूट गया वो हुआ भी है टूट अब गया। इस फ्लड में। जी जी, वो भी टूट गया। तो उसको बनते हुए भी कितनी देर लगेगी, आप मुझे बताओ। कहा किस क्या जो बड़े चैंपियन बनते हैं हिंदुओं के, उन्होंने अपने मंदिर तक का पुल नहीं बना सके। और 11 साल सत्ता की लानत है ऐसी सत्ता पे। अभी जो करंट असेंबली चल रही है या जो करंट गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है सर, उनके पास पावर है कुछ चेंज करने की या कुछ नई चीजें लाने की? वेदर दे आर देखें, कैपेबल? बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर वही पॉलिटिकल विल भी है। लेकिन बात यह है कि पीछे हाथ बांधे हुए हैं अभी पहलवानी करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन हाथ बांधे हैं पीछे। तो पावर वो नहीं है। स्टेटहुड आ जाए, ये दिनों की बात है बस। आप देखोगे ये क्यों, कैसे क्या आपको क्या होता है। लगता है सर, कब तक स्टेटहुड आ रही है? कब तक एक्सपेक्ट कर मुझे सकते हैं? लगता है वो दिन दूर नहीं है, स्टेटहुड आ जाएगी। अब कहाँ तक, अति का अंत तो होता है, अब होना है, अंत तो होने पे आई है बारी। एक अनएम्प्लॉयमेंट है जो जम्मू का मेजर इशू है, इसके अलावा आप क्या पूरे देखते हैं अभी कौन हिंदुस्तान से का मेन इशू है इश्यूज है? अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, लेकिन अब जेएंडके की जम्मू बात की जाए, वो एज का कंपैरिजन नेशनल लेवल हिंदुस्तान में ज्यादा है। नंबर 1 पे है। बिल्कुल एग्जैक्ट, वो एज कंपैरिजन टू नेशनल ज्यादा है। हाँ, तो उसके अलावा और क्या इश्यूज आप देखते हो जो क्योंकि जम्मू ये में करंट एक है? तो पसमानदा रियासत है, बिल्कुल बॉर्डर एंड पे है। हमारा टूरिज्म के ऊपर ही मेन वो है। वो भी अभी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बार बार बोल बोल के, तो वो जो साइट्स बंद थी, जो मेन जहाँ पे टूरिस्ट जाता था, वो सारे खुलवाई हैं होम मिनिस्टर साहब को बोल के। तो टूरिज्म ही बैकबोन है यहाँ की, और खासकर रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत है। आप देखो, माता वैष्णो देवी का ही तकरीबन आपको एक बहुत बड़ा श्रद्धालु हर साल आते हैं जी, बिल्कुल हर साल इंक्रीज है उसमें। जी और दूसरा, आप ये देखो कि भोले शंकर की यात्रा है, जी आपका नगाली साहब है, जी आपका रास्ते में पीर बाबाओं की दरगाहों की बहुत सारी जगह हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि काफी रिलीजियस टूरिज्म भी है, जिसके कारण हमारा ये सिलसिला चलता है। तो आगे तरनजीत सिंह टोनी जी अगर एमएलए होते, फर्स्ट प्रपोजल असेंबली में उनका क्या अब वो कह रहे हैं कि ताई की मूछें होती तो ताया होता होता? हम तो जो नहीं है वो नहीं है, अब क्या। हाँ, होते अलबत्ता। तो मैंने आपको बताया कि मैं ये नाले वाला जो सिस्टम था, ये मेरा जी प्रायोरिटी नंबर 1 पे था। जी तो ऐसी कोई बात नहीं, जो बना है वो भी अपना छोटा भाई है। हम सर, अभी आपको क्या लगता है, मतलब तो ये जो जैसे जम्मू कश्मीर हर बार बात होती है, हर मुद्दे पे होती है, ये रीजनल इम्बैलेंस है, और ये कब तक ये चलेगा? और अगर आज अलग किसी भी ने पोस्ट डाली थी, देखो। अगर अगर एक स्टेट की भी बात करें, लेट्स सपोज जम्मू, वो देखो, जम्मू से भेदभाव होता है, ये मैं कहता हूँ, मैं आपको बताता अलग भी होता है, तो हूँ। मैं आपको क्या लगता है कुछ बेनिफिट मैं मिलेगा आपको इसको? बता, कल को कोई कुछ सांबा कठुआ वाला उठ गया, सांबा कठुआ स्टेट बना दो, डोडा किश्तवाड़ स्टेट बना दो, पूंछ पुंछ रजौरी बना रजौरी दो। स्टेट बना दो। ऐसे कितना बांटोगे इस रियासत को यार। जी अब मुझे तो यही समझ नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये तंग नजरिए की बातें हैं। जैसे जी मेडिकल कॉलेज में जी 40 बच्चे वो आगे जी मुसलमान, जी तो जनाब
तो बंद कर दो जी, बंद कर दो जी, बंद कर दो, मत कर दो। आपका माइनॉरिटी स्टेटस ही नहीं था, आप किस बात पे बोल रहे थे? अब कल 62 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में आईएएस आईपीएस जो है मुस्लिम बने हैं, जी तो फिर वो लिस्ट कैंसिल कर दो। जी मेरिट है भाई। जी आप पढ़ो लिखोगे, वो बचपन में कहता है पढ़ोगे ये लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाब वो होता था कि भाई आप ऊंचे दर्जे पे जाओगे, तो खेलोगे कूदोगे तो बुरी संगत करोगे तो होगे खराब। ऐसे ही लिखा था कुछ, वो पुराना होता था एक छोटा सा, लेकिन बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं तो दुरुस्त। अब ये देखो, ये है, ये तंग नजरिए की बातें हैं। ये यूनिवर्सिटी जम्मू में खोलो जी, ये जम्मू लग कर दो जी, ये भैया एनएलयू पे आपको, आपका क्या मुद्दा है सर? एनएलयू पे क्या राय है आपकी? अब मैं आपने कहता बात हूं छेड़ी थी। अगर आपकी सत्ता में इतनी चलती है संघर्ष समिति की और की, तो आप दो मांगो। बाकी जो जहां के लिए आई है, कश्मीर कौन सा अलग है मेरे लिए, मैं कहता हूं वहां पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे भी खोलो आप। आप अगर दो एम्स दे सकते हो, दो यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं दे सकती बीजेपी? एग्जैक्टली। तो भैया तो बीजेपी की सत्ता जानबूझ के लड़ाई लगवा रही है, ताकि लड़ो इसके ऊपर लड़ो। आप दो दे दो ना, आप क्यों दे रहे हो एक? आप दो दे दो। कहीं फिर ये जम्मू में खोलेंगे, फिर बच्चे आगे ज्यादा मुस्लिम तो बोलेंगे ये बंद कर दो, तो इसलिए आप अलग अलग ही दो दे दो। आप ये जानबूझ के लड़ाई लगवा रहे हो, आप लगवा रहे हो आप जम्मू और कश्मीर के बीच में। पहले के लीडर्स और आज के लीडर्स में क्या डिफरेंस देखते हैं? आज के लीडर जल्दी अमीर होना चाहते हैं। यंगस्टर्स के लिए क्या है सर, जो नया मैं यूथ कहूंगा आपका यार, लीडर्स आप में आ रहा है? कहीं भी कोई भी पार्टी में हो, पर ऑनेस्टी और ईमानदारी से लोगों की बात रखो और मुद्दे करो बात। और ऑनेस्टी जो है ना, ये नहीं है कि खुद को बोलो कि मैं ऑनेस्ट हूं, लोग कहें कि वो ऑनेस्ट है। हम बड़े दावे से कहते हैं, जाओ भाई 30 साल हमने सियासत किया आरएसपुरा सुचेतगढ़ के अंदर, जाओ एक आदमी लाओ जो ये कहे कि टोनी सिंह मेरे पैसे खा गया, मेरी नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए। हाँ, ये डब्बे डुब्बे देख रहे हो, ये आते हैं भाई मेरे इलाके में, फलंग तोड़ बड़ा बनता है। कोई आता है, कोई किसी का कोई काम हो जाए वो लेके आ जाएगा, पीले लड्डुओं का भोग लगता है यहाँ पे। कोई चावल दे गया 10 किलो, कोई तोरियों की सब्जी लेके आ गया, कोई भिंडियां लेके आ गया, मैं कह नहीं सकता। लोगों का प्यार बाकी चाय की, बाकी अगर कोई कहे पैसे, तो पैसे के नाम पे हमने उसका, हमें बड़ा फख्र के साथ के अनाउंसमेंट करता हूँ कि हम उस खाके में है नहीं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हम नहीं, हम उसमें है नहीं। और दूसरा जो है, बड़ी राजनीति को हमने जो है सेवा नीति के हिसाब से जाना है। हम जब यहाँ थे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे बैठे थे, हम ये आज सत्ता बड़ी खराब हो गई, आज पॉलिटिक्स बड़ी हिंदू मुस्लिम करके अलग लोग हो गए। मुझे मालूम है कि हम ना मौलाना अताउल्लाह सोहरावर्दी साहब होते थे, बड़े सोहरावर्दी। अरे क्या बंदे थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो सभी ने बोला सोहरावर्दी साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर, गुरुपूर्व है, इस पे क्या बोलेंगे वो। पर जब वो बोले तो उन्होंने पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना आरएसएस के थे वो, यहाँ पे गीता भवन में हम जाते थे या नीचे बैठते थे। मैं था, मेरे एक दोस्त होते थे अरोड़ा, तो और भी 2-4 दोस्त थे। हम तो इंद्रेश जी होते थे, इंद्रेश जी, हमको देशभक्ति की बातें सुना के हम तो चढ़ गए लाइन पे देशभक्ति वाली। चलो अलबत्ता पॉलिटिक्स अलग है, वो अलग विचारधारा में, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अच्छी बात कहीं से भी सीखी जा सकती है, कोई भी लेकिन लीडर्स में जैसे अभी की बात आज के लीडर्स में देखो ना, आप मुझे बताओ कितने, ये जो मैं तो कहता हूं कि आज की सत्ता को जो ये करना चाहिए, क्लींजिंग ऑपरेशन चलाना चाहिए मोदी सरकार को, कि जो लोग रेपिस्ट हैं इनको अंदर ठोको ना, आप अपने पराया जो कानून के आगे बराबर कर दो इनको। उसके ऊपर लॉ क्यों नहीं बनता? नहीं है लॉ, इम्प्लीमेंट नहीं होता। अभी एक कानून आया ना, वो जो यूनिवर्सिटी पे यूजीसी 17 तक स्थगित हो गया अभी। नहीं, मैं कहा आया ना, राइट। तो क्या खराबी है उसमें? कानून वो चाहिए, लेकिन उसको मिसयूज करने पे उसकी पेनल्टी डबल चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना था, वो देखो जी ये बड़ी गलत हो जाएगी भाई, अगर कोई बंदा किसी का कत्ल करेगा तो 302 ही लगेगा ना, जो जहर खाएगा वही मरेगा। बिल्कुल। आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जिनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है जिसका अंदाजा कोई नहीं है। इतने लोग हैं जिनको आज भी शेड्यूल कास्ट के नाम पे, मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता भाई कोई धर्म ये इजाजत दे कि किसी को
जात के नाम पे एंटर ना करने दिया जाए। लेकिन है हमारे देश के अंदर चल रहा है अभी भी, शेड्यूल कास्ट आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती छीन ली जा रही है, मतलब आपका कहना है शेड्यूल जो कास्टों को इंसाफ नहीं मिलता। अभी एक मैं सुन रहा था कि दिल्ली के अंदर एक आया जिसके ऊपर से ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ, कि एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों को एक टेस्ट में फेल कर दिया गया जानबूझ के, फिर उसके ऊपर कमीशन बना, मैं कमीशन का नाम बोल रहा हूं, फिर 10-10 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट ने हर जानने के तौर पे उन बच्चों को दिया जिनका एक एक साल वेस्ट कर दिया, सारे दलित थे। तो आपके कहने का मतलब ये जो कानून आया ये ठीक है, इम्प्लीमेंट हाँ, होना चाहिए। लेकिन उसकी जो है मिस यूज करने वाला जो है उसका डेटरेंट बनाया जाए, जी, और उसमें भी कुछ खामियां थी उसको दुरुस्त किया जाए, ठीक है। क्योंकि मिस यूज किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी बरादरी जो से हो। आजकल के लीडर्स हैं सर, आइडियोलॉजिकली तो डिफरेंस होता ही है। आपको क्या लगता है आइडियोलॉजी की वजह से कुछ पर्सनली भी डिफरेंसेस आ जाता है या मेरा ऐसा वैसे नहीं किसी है? से आता नहीं, ठीक है। मेरा नहीं आता, एक तो ये किसी बात। का हो मैं जी, कह नहीं सकता, पर रखना नहीं चाहिए। जी। बीडीसीज डीडीसी एक फ्रेमवर्क है, फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन। पंचायत, इसको लेके अब आप क्या कहना है, इसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है और है तो क्या जरूरत है? यस, इसमें अभी जो पूरी पावर थी जो डीडीसी की, एज एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, वेयर ये जहां पे थ्री टायर ये सिस्टम 3 जो चल टायर रहा है, सिस्टम बड़ा जबरदस्त तरीके से इम- इंप्लीमेंट चल रहा हुआ है, है जी। तो और उनका फंड भी बहुत ज्यादा था, जी, उनका पे स्ट्रक्चर भी जो था वो भी बहुत ज्यादा था, ओके। और ओवरऑल जो था पूरी प्लानिंग जो थी ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग थी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, जहां जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे नहीं किया, और इवन यहां तक कि जो सत्ता थी दिल्ली में बैठी उनको भी बैक स्टैप किया, उनको भी सही नहीं बताया कि पूरी पावर नीचे नहीं दी। वापस अगर आप डीडीसी आता है सुचेतगढ़, क्या विजन है आपका, क्या रह गया है जो आपको कंप्लीट करना है और उससे भी आगे बढ़ना है? अब देखें, इट इज टू अर्ली टू से। वैसे मैंने अपने सुचेतगढ़ के अंतर्गत तकरीबन तकरीबन वो कार्य किए हैं, जैसे मैंने गांव से खेत तक एक नारा दिया हम्म। कि लोग गांव से शहर की तरफ की सड़क करते थे, हमने गांव से खेत तक खेत तक सड़क की जो कर। बनानी शुरू करी, जी, और सारी सड़कें जो जीरो लाइन के ऊपर आती, जी। एक पोस्ट है, जुगनू पोस्ट है, जुगनू बोस सुना है। ठीक है, वहां पे कुप्पी फ्लाई पीर बाबा आता है, जोड़ा फार्म से आगे आती है, ठीक। वहां पे कोई गाड़ी नहीं पहुंचती थी, इतना नी डीप उस पे मड हो जाता था, हम्म। चिक्कड़ किसी कहने हैं, जी, चिकन। ठीक है। लेकिन मैंने वो पूरी सड़क वहां तक बनाई, बीएसएफ के कुछ लोग थे, उन्होंने बोला टोनी जी हमारी ये सड़कें हैं, तो मैंने वो देखा मेरे खेत वालों को भी हैं, तो हमने वो नारे के तहत सारी सड़कें बना दी। जम्मू का एक इशू जो सॉल्व होना चाहिए, माइनिंग, माइनिंग, लेकिन इसके माइनिंग ऊपर, जो है बाहर के लोगों को बंद करके लोग जम्मू के लोगों को देनी चाहिए। लेकिन अभी इसके ऊपर डिप्टी सीएम साहब तो काफी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो नहीं, असली हम में हम हो रहा है? मांग कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है माइनिंग जो है जम्मू के लोगों को हो, और जो लिकर के ऊपर भी मैं ये कहूंगा कि बाहर से जो आगे ये ना साइफन आउट हो रहा है, मेरे जम्मू का पैसा बाहर जा रहा है, मतलब जैसे बाहर से आ रहा ठेकेदार, अगर लेके वो जा रहा है। पैसा सारा लेके जो है वो बाहर जा रहा है। जी, अगर बिल्कुल जम्मू बिल्कुल। का लड़का कोई कमाएगा, जम्मू का अगर लिकर शॉप ही खोलनी है आपको, वैसे ही बीजेपी ने ये इस मंदिरों के शहर को शराब के ठेकों का शहर बना दिया हुआ है। जी, तो बढ़ोतरी। मैं कह रहा हूं अगर देना ही है तो जम्मू के लोकल बच्चे को दे दो, आप एक दुकान दो एक आदमी को, एक एक ठेकेदार 100-100 दुकानें खरीद लेता है अलग अलग बंदे बिठा के। तो मैं समझता हूं कि एक आप पूरा उसमें जाओ कि एक आदमी एक ही दुकान ले सकेगा बस, और उसको दो, वो जम्मू का अनएम्प्लॉयमेंट भी सॉल्व होगी, जम्मू के लोगों का होगा, अलॉटमेंट करो। कोई पॉलिटिकल लीडर जो आपको इंस्पायर करता है? देखिए, पॉलिटिकल लीडर मैं जो इंस्पायर होता हूं, एक तो मैं आज की डेट में नंबर 1 पे है राहुल गांधी, नॉट बिकॉज के मैं उस कांग्रेस में हूं, नंबर मोस्ट अंडरस्टैंडिंग लीडर जेएंडके मैं में मैं भी समझता आपको? हूं, मुझे मेरे मेरे मैं आप सुन रहे हो, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात कर रहा हूं। जेएंडके की बात करें तो मैं मेरी मोस्ट। बात सुन लेना, जी, जी। मैं बता रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट नहीं। जी, जी। राहुल गांधी, ओके। केजरीवाल, जी, उमर अब्दुल्ला, ठीक। मेरी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, तारिक हमीद करा, हम्म। एक ऑनेस्ट और बेबाक लीडर है। ऑनेस्टी की कसम मैं किसी लीडर की खाता नहीं हूं, पर कुछ लोग हैं जिनका मैं कह सकता हूं कि ये टोटली ऑनेस्ट है, इज वन अमंग दोज। ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। मैं समझता हूं कि इवन जो जिसने एजुकेशन पे बड़ा रिफॉर्म लाया हमारे दिल्ली के अंदर,
मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। बड़े अच्छा लगा मुझे भाई। देखो काम करने वाले जो काम करता है जो, तो वो मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। जब से आप पॉलिटिक्स में हैं तब से अभी तक जो आपको लगता है कोई आपकी पॉलिटिकल मिस्टेक हुई हो आपके कैरियर वही है जी मैनू लड़ना इधर से लड़ाया इधर, यही है मिस्टेक, बाकी कोई ठीक है मिस्टेक सर, नहीं है। थैंक यू वो मैं सो चलना मच। कर लड़ना भी नहीं चाहता था, जबरदस्ती फेंका, फिर मैंने जी सोचा बोलेंगे कि ये डरता है, तो फिर मैं इसलिए लड़ा कि मैं डरता नहीं हूँ। जी मैं देखो हार जीता उसके हाथ, कहता अंजाम उसके हाथ है, तू आगाज करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। तो उसी बिना पे मैंने अपनी इलेक्शन लड़ी, बाकी थैंक यू उस सो मालिक मच क्या। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, ये थे जय हमारे हिंद। साथ तरनजीत सिंह जी टोनी, जिन्होंने अच्छी तरह से अपनी बातों को एक्सप्लेन किया, वो आप देख ही सकते हैं। बेबाकी से उन्होंने मुद्दों पे भी बात की और जो जो चीज़ें उनको सही लगती है उन्होंने वो भी एक्सप्रेस की, जो जो गलत है वो उन्होंने वो भी बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।